सोचिए, एक सुबह नींद खुले और पता चले कि जेब में रखे नोट वो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। और बैंक में पड़ा पैसा, मतलब जो किसी की लाइफ सेविंग्स है, वो रातों रात आधी रह गई हैं। डरावना है ना? किसी हॉरर फिल्म का प्लॉट लगता है। आज हम जेम्स रिकार्ड्स की किताब द डेथ ऑफ मनी पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं और ये किताब इसी डरावने सच की बात करती है। बिल्कुल। और हमारा मिशन सिर्फ इस किताब के पॉइंट्स दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पैसों की मौत का असल मतलब क्या है। क्या दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी डॉलर सच में अपने आखिरी दिन गिन रही है? और सबसे जरूरी सवाल, इसका हम सब की बचत, इन्वेस्टमेंट्स और भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। देखते हैं कि रिकॉर्ड्स की बातें सिर्फ एक थ्योरी है या आने वाले कल के लिए एक जरूरी चेतावनी। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। द डेथ ऑफ मनी या पैसों की मौत, ये टर्म सुनने में बहुत ड्रामेटिक लगता है। बिल्कुल। इसका असल में मतलब क्या है? क्या नोट जल जाएंगे? ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। देखिए, रिकॉर्ड्स के मुताबिक मौत का मतलब नोटों का फिजिकली खत्म होना नहीं है, अच्छा। बल्कि उन पर से भरोसे का खत्म हो जाना है। पैसा, चाहे वो कागज का नोट हो या आपके बैंक अकाउंट में डिजिटल नंबर, वो एक्चुअली सिर्फ एक वादा है, सरकार का वादा कि इस कागज के टुकड़े से आप सामान खरीद सकते हैं। एक प्रॉमिस। एक प्रॉमिस। पैसों की मौत तब होती है जब लोगों को उस वादे पर शक होने लगता है। जब भरोसा टूटता है तो वो नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह जाता है। मतलब पैसे की असली कीमत कागज या स्याही में नहीं, हमारे कलेक्टिव बिलीफ सिस्टम में है। एग्जैक्टली। और ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। हाँ, सोर्स में जिक्र है जर्मनी का। हाँ, 1920 के दशक का जर्मनी, वाइमार रिपब्लिक। वहाँ हाइपर इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक ब्रेड खरीदने के लिए ठेले में नोट भरकर ले जाते थे। ये तो सोचना भी मुश्किल है। और ये सिर्फ पुरानी बात नहीं है। हाल के सालों में हमने जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में भी यही देखा है। रिकॉर्ड्स की सबसे बड़ी चेतावनी यही है कि जो चीज़ इन देशों में हुई वो आज अमेरिका और दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भी हो सकती है, बस स्केल बहुत बड़ा होगा। यहीं पर डॉलर की बात बहुत ज़रूरी हो जाती है। आज की तारीख में तो पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम डॉलर पे ही टिका है। किंग डॉलर कहते हैं उसे। हाँ हाँ हाँ। तेल खरीदना हो, इंटरनेशनल ट्रेड करना हो, देशों को अपने फॉरेन रिजर्व्स रखने हो, सब डॉलर में होता है। तो फिर ये संकट में क्यों है? और यही तो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक डॉलर की जो सबसे बड़ी ताकत है, उसका ग्लोबल रिजर्व करेंसी होना, बिल्कुल, वही आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन रही है। हुआ यह है कि अमेरिका ने इस ताकत का बेहिसाब फायदा उठाया है पिछले कुछ दशकों में, खासकर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। अमेरिकी सरकार और उसके सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स छापे हैं, जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जिसे क्वांटिटेटिव ईजिंग भी कहते हैं। सुनने में बड़ा फैंसी टर्म लगता है। फैंसी टर्म है, लेकिन इसका मतलब सीधा है, सिस्टम में और ज्यादा पैसा डालना ताकि इकोनॉमी डूबने से बच जाए। ओके। साथ ही अमेरिका पर कर्ज भी आसमान छू रहा है। रिकॉर्ड्स कहते हैं कि यह सिस्टम अब अंदर से खोखला हो चुका है। मतलब एक गुब्बारे की तरह? हाँ, एक ऐसे गुब्बारे की तरह है जिसमें हवा भरी जा रही है। वो बाहर से बड़ा और मजबूत दिख रहा है, लेकिन अंदर से उसकी दीवारें पतली होती जा रही हैं। और एक दिन एक छोटी सी पिन भी उसे फोड़ सकती है। लेकिन एक मिनट, क्या वाकई अमेरिका इसे इतनी आसानी से गिरने देगा? मतलब इस सिस्टम को बचाने के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं होगा? ये एक वैलिड पॉइंट है, और कोई ये नहीं कह रहा कि यह कल सुबह हो जाएगा। लेकिन रिकॉर्ड्स का तर्क यह है कि इस सिस्टम को बचाने की हर कोशिश, जैसे और ज्यादा नोट छापना, वो असल में गुब्बारे में और हवा भरने जैसा है। वो संकट को टाल तो सकता है, लेकिन जब संकट आएगा तो वो और भी बड़ा होगा। और अगर ये गुब्बारा फूटा तो इसका असर सिर्फ अमेरिका तक नहीं रहेगा। यहीं पर डोमिनो इफेक्ट की बात आती है। सही, क्योंकि डॉलर ग्लोबल करेंसी है। दुनिया के लगभग हर देश ने, चीन, जापान, इंडिया, सबने अपने फॉरेन रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा डॉलर में रखा हुआ है। ये उनकी सिक्योरिटी ब्लैंकेट है। हाँ, अब सोचिए, अगर डॉलर की वैल्यू अचानक गिर जाए तो इन सभी देशों की सिक्योरिटी ब्लैंकेट में आग लग जाएगी। उनकी अपनी दौलत रातों रात कम हो जाएगी। बिल्कुल। एक डोमिनो यानी डॉलर गिरेगा और उसके पीछे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की लाइन धड़ाम से गिर जाएगी। तो ये तो हुई अनजाने में होने वाले असर की बात। लेकिन रिकॉर्ड्स ये भी कहते हैं कि करेंसी को जानबूझकर एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद यहीं से फाइनेंशियल वॉर का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, और ये किताब का सबसे फैसिनेटिंग और डरावना हिस्सा है। अच्छा।
रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 21वीं सदी का युद्ध मैदान टैंकों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि फाइनेंशियल मार्केट्स और करेंसी से सजा है। मतलब देश एक दूसरे पर बम नहीं गिराते? नहीं, वो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाते हैं, उनकी करेंसी को डिवैल्यू करने की कोशिश करते हैं, उन्हें ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से काट देते हैं। और इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी अमेरिका है, अपने डॉलर के दम पर। प्रिसाइसली। अमेरिका डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। अगर कोई देश अमेरिका की बात नहीं मानता, जैसे ईरान या नॉर्थ कोरिया, हाँ, तो अमेरिका उन पर प्रतिबंध लगा देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्विफ्ट बैंकिंग नेटवर्क। ओके, ये क्या है? स्विफ्ट को आप ऐसे समझिए कि ये ग्लोबल फाइनेंस का व्हाट्सएप ग्रुप है। हाँ, इंटरेस्टिंग। दुनिया भर के बैंक इसी नेटवर्क के जरिए एक दूसरे को पैसे भेजने के मैसेज करते हैं। अमेरिका के पास इस नेटवर्क पर बहुत ज्यादा कंट्रोल है। किसी देश को स्विफ्ट से बाहर करने की धमकी देना मतलब उसे ग्लोबल इकोनॉमी से पूरी तरह आइसोलेट कर देना। ये एक फाइनेंशियल डेथ सेंटेंस की तरह है। बिल्कुल। तो जाहिर है बाकी देश, खासकर अमेरिका के विरोधी, चुपचाप तो नहीं बैठे होंगे। चीन और रूस क्या कर रहे हैं? वो इसका तोड़ निकाले हैं, और बहुत तेजी से। रिकॉर्ड्स चीन को एक फाइनेंशियल वॉरलॉर्ड कहते हैं। ये बहुत हैवी टर्म है। फाइनेंशियल वॉरलॉर्ड, ये तो काफी भारी शब्द है। इसका मतलब सिर्फ सोना खरीदना तो नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। वॉरलॉर्ड इसलिए क्योंकि चीन सिर्फ डिफेंस नहीं खेल रहा, वो अटैक भी कर रहा है। कैसे? पहला, वो चुपचाप बिना किसी को बताए हजारों टन सोना खरीद रहा है। ये उसका इंश्योरेंस पॉलिसी है। दूसरा, वो अपनी करेंसी युआन को धीरे धीरे डॉलर के विकल्प के तौर पर खड़ा कर रहा है। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, वो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत युआन में भारी कर्ज दे रहा है। अच्छा। और जब ये देश कर्ज नहीं चुका पाते तो चीन उनके जरूरी एसेट्स जैसे पोर्ट्स, माइंस और पावर प्लांट्स पर कब्जा कर लेता है। मतलब बिना बंदूक चलाए दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने जैसा है ये। बिल्कुल। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो देशों के बीच फाइनेंशियल वॉर चल रही है, इसका असर हमारे स्टॉक मार्केट पर कैसे पड़ता है। किताब में रूइन ऑफ मार्केट्स का भी जिक्र है। हाँ, ये सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। रिकॉर्ड्स का तर्क है कि फेड ने जो ट्रिलियंस डॉलर छापे हैं, वो पैसा असली इकोनॉमी में नहीं गया है। अच्छा, तो कहाँ गया? उसका बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल मार्केट्स में चला गया है। इससे हुआ यह कि बाजार का असली चेहरा छिप गया है। कंपनियां शायद असल में उतना प्रॉफिट नहीं कमा रही, लेकिन उनके शेयर प्राइस आसमान छू रहे हैं। लेकिन आम इन्वेस्टर को तो यही लगता है कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो सब कुछ ठीक है, इकोनॉमी अच्छी चल रही है। और यही तो सबसे बड़ा धोखा है। रिकॉर्ड्स इसे इल्यूजन ऑफ वेल्थ कहते हैं। ये सब एक कागजी खेल है जो झूठे भरोसे पर टिका है। जब तक म्यूजिक चल रहा है, सब नाच रहे हैं, लेकिन जैसे ही म्यूजिक बंद होगा, यानी जब ये भरोसा टूटेगा, तब बाजार धड़ाम से गिरेगा। और रिकॉर्ड्स का इशारा है कि ये 2008 जैसा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। रिकॉर्ड्स बहुत साफ कहते हैं कि 2008 तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली फिल्म अभी बाकी है। वो एक छोटा हार्ट अटैक था, अगला वाला मैसिव कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। और इसका सबसे ज्यादा असर आम इंसान पर पड़ेगा। हाँ, नौकरियां जाएंगी, बिजनेस बंद होंगे, लोगों की रिटायरमेंट सेविंग्स उड़ जाएंगी और महंगाई आसमान छुएगी। तो अगर कागजी पैसा और उस पर टिका हुआ मार्केट इतना रिस्की है, तो फिर उपाय क्या है? यहीं पर रिकॉर्ड्स पैसा यानी मनी और अमीरी यानी वेल्थ में एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। हाँ, और ये कॉन्सेप्ट इस पूरी किताब का सार है एक्चुअली। पैसा यानी मनी वो है जो बैंक अकाउंट में है। सिर्फ एक नंबर, एक वादा। असली अमीरी यानी वेल्थ वो टेंजिबल चीजें हैं जो हकीकत में आपके पास हैं और जिनकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। जैसे सोना, जमीन। हाँ, सोना, चांदी, जमीन, प्रॉपर्टी, आर्ट, या फिर कोई ऐसा बिजनेस जो असल में कुछ बनाता या बेचता है। सो उसमें इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण भी दिया है। हाँ, मान लीजिए आपके पास बैंक में 1 करोड़ रुपए हैं और आपके दोस्त के पास 1 किलो सोना है। आज दोनों की कीमत बराबर है, ठीक है, लेकिन अगर कल रुपए की वैल्यू गिरकर आधी हो जाती है तो आपके 1 करोड़ सिर्फ 50 लाख के बराबर रह जाएंगे। मेरा पैसा तो मिट्टी हो गया। हाँ, लेकिन आपके दोस्त का 1 किलो सोना तब भी 1 किलो सोना ही रहेगा और उसकी कीमत रुपए में दोगुनी हो जाएगी। वो दुनिया में कहीं भी बिकेगा। यही मनी और वेल्थ का फर्क है। बिल्कुल। ये न्यू जर्मन रिच वाली बात भी सोचने पर मजबूर करती है। हम अपनी सारी बचत डिजिटल नंबर्स के तौर पर बैंक्स में रखकर निश्चिंत रहते हैं। और जर्मनी में एक आम इंसान भी सोने के सिक्के खरीद रहा है। ये मानसिकता का कितना बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जर्मनी के लोग, यहां तक कि मिडिल क्लास भी, अपनी सेविंग्स को सोने में बदलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके डीएनए में वाइमार रिपब्लिक की यादें हैं। उन्होंने इतिहास से सीखा है। हाँ,
उन्होंने सीखा है कि पैसा झूठा हो सकता है, लेकिन सोना हमेशा सच्चा रहता है। इसीलिए जब भी यूरोप में कोई संकट आता है, जर्मनी हमेशा संभला रहता है, क्योंकि उसकी नींव कागज पर नहीं, सोने जैसी ठोस चीजों पर टिकी है। ठीक है, तो हमने डॉलर के संकट, फाइनेंशियल वॉर और असली दौलत की बात की। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका क्या रोल है? IMF इस कहानी का एंड गेम है। रिकॉर्ड्स IMF को दुनिया का सेंट्रल बैंक इन वेटिंग कहते हैं। मतलब दुनिया के सारे सेंट्रल बैंकों का बॉस। उनका तर्क ये है कि जब अगला बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा और जब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सिस्टम को बचाने में फेल हो जाएंगे, सामने आएगा, सेवियर की तरह पेश किया जाएगा। लेकिन असल में वो क्या करेगा? IMF के पास अपनी एक सुपर करेंसी है जिसे कहते हैं SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। हाँ, अब SDR कोई कागजी नोट नहीं है, बल्कि IMF की अपनी एक अकाउंटिंग यूनिट है। ओके। तो जब IMF किसी देश को SDR देता है, तो वो असल में उन्हें दुनिया की बड़ी करेंसीज को इस्तेमाल करने का अधिकार दे रहा होता है। तो IMF इस SDR का इस्तेमाल करके दुनिया को बचाएगा? रिकॉर्ड्स के मुताबिक IMF सिस्टम को तो बचाएगा, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कीमत होगी। वो पूरी दुनिया की लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए हजारों अरबों SDR छापेगा, जिससे पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल उनके हाथ में आ जाएगा। बिल्कुल। वो अमीर देशों और टू बिग टू फेल बैंकों और कंपनियों को तो बचा लेगा, लेकिन इस प्रोसेस में आम इंसान की सेविंग्स की वैल्यू और कम हो जाएगी, क्योंकि जबरदस्त इन्फ्लेशन आएगा। हाँ, ये एक तरह का ग्लोबल गेम प्लान है, एक फाइनेंशियल कूप जिसमें ताकत कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में सिमट कर रह जाएगी। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो यही है कि पैसा जैसा हम उसे जानते हैं वो भरोसे का एक बहुत नाजुक खेल है। रिकॉर्ड्स की दुनिया में डॉलर का साम्राज्य हमेशा नहीं रहेगा। फाइनेंशियल वॉर अब एक हकीकत है और असली सुरक्षा शायद कागजी नोटों में नहीं, बल्कि सोना और जमीन जैसी ठोस चीजों में है। जेम्स रिकॉर्ड्स का संदेश बहुत साफ है, सिस्टम पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, ये हमेशा ऐसे ही नहीं चलेगा। जो तैयारी करेगा वही बचेगा। हाँ, जो इस सच को समझकर आज तैयारी करेगा वही आने वाले तूफान में सुरक्षित रह पाएगा। रिकॉर्ड्स की ये बातें वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आज की दुनिया में जहां हम क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को उभरते हुए देख रहे हैं और जहां ब्रिक्स जैसे नए ट्रेड अलायंस बन रहे हैं जो डॉलर को चुनौती दे रहे हैं, हाँ, तो क्या पैसों की मौत की भविष्यवाणी एक नए डिजिटल तरीके से सच साबित हो रही है, या फिर टेक्नोलॉजी हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाएगी जिसके बारे में रिकॉर्ड्स ने सोचा भी नहीं था? ये सोचने वाली बात है।